हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। आज की क्लास में हम लोग आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं पहले करंट अफेयर्स को। पहला करंट अफेयर्स है, उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आपने उड़ान योजना के बारे में सुना होगा, ये किस चीज से संबंधित है। तो ये मेनली एविएशन से यानी कि हवाई जहाज से संबंधित है। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया था। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। अब क्षेत्रीय कनेक्टिविटी क्या है? तो जैसे अभी कुछ साल पहले यानी कि अगर हम लोग अप्रॉक्स 10 साल पीछे चले जाएं तो सिर्फ जो स्टेट के हेडक्वार्टर्स थे जैसे कि पटना हो गया, ठीक है, जो कैपिटल्स थे वहाँ पे ही जो है हवाई अड्डे थे और भी कुछ चुनिंदा जगह थे। लेकिन आज के डेट में कई जगह जो है एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार में दरभंगा का एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल है, जिससे कि दरभंगा तक जो है लोगों की पहुंच हो चुकी है। यानी कि वहाँ तक अगर जाया जाए तो आराम से लोग पटना से दरभंगा भी जा सकते हैं, दिल्ली से दरभंगा जा सकते हैं। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो है यानी कि दरभंगा का पटना का, मधुबनी का पटना का, तो दरभंगा के रीजन में सारे जगह का जो कनेक्टिविटी है वो पटना से बढ़ गया यानी स्टेट कैपिटल से बढ़ गया। इसी तरह से विभिन्न स्टेट में जो है छोटे छोटे जगह पे, छोटे छोटे टाउन्स में जो है एयरपोर्ट्स को बनाना है, स्मॉल एयरपोर्ट्स बनाना है और वहाँ पे क्षेत्रीय फ्लाइट्स को चालू करना था। ठीक है, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो था वो देश में कहीं पे भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम ना हो, लोगों का समय का बचत हो, आने जाने में सुविधा हो। ठीक है, इसके लिए ये योजना लाया गया था। इस योजना का नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये इस योजना का नाम था। इसके 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका जो पहला फ्लाइट था इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। 27 अप्रैल 2017 को पहली बार जो फ्लाइट था शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। उड़ान योजना के तहत शिमला से दिल्ली की पहली फ्लाइट थी जो उड़ान योजना के तहत जो है लॉन्च हुई थी। ठीक है, अभी जो एविएशन मिनिस्टर नागरिक उड्डयन मंत्री हैं जिन्हें आप सब जानते होंगे, ठीक है, ये नायडू साहब हैं। ठीक है, तो इसी पे प्रश्न है एक, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू गई योजना कौन सी है? ठीक है, तो गगन नहीं है, गरुड़ नहीं है, इनमें से कोई तो नहीं होगा। उड़ान, ठीक है, तो उड़ान योजना क्यों है? क्योंकि छोटे छोटे जगह को कैपिटल से जोड़ने के लिए, सेंट्रल से जोड़ने के लिए, ठीक है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री जी अपने कई भाषणों में जो है लखपति दीदी का यूज करते हैं, इस शब्द यूज करते हैं, लखपति दीदी। ठीक है, उनका ये टारगेट है कि गांव में जो महिलाएं रह रही है उनको वो लखपति बनाएंगे। ठीक है, उनका जो इनकम है वो बढ़ाएंगे और बिना भारत की आत्मा हम जानते हैं कि गांव में रहती है और गांव के उन्नति के बिना जो है कभी भी हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है, कंप्लीट रूप से नहीं होगा। इसलिए गांव में जो महिलाएं रह रही है उनका जो जीविका है उसको बढ़ाने के लिए, उनका जो इनकम है, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको बढ़ाने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी का एक विजन है लखपति दीदी का, यानी कि वहां की महिलाएं का इनकम जो है लाख रुपए हो। ठीक है, इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो पहल किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्री हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो है शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये ग्रामीण विकास मंत्री है, साथ में कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान है, दो मंत्रालय इनके अधीन है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तरफ से जो है 10 बैंकों के साथ समझौता किया गया, 10 बैंक, जिसमें 9 जो है सरकारी बैंक है और एक जो है प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो अब ये 10 बैंक समझौता क्यों किया गया है? तो जो महिलाएं हैं उनको कोई स्टार्टअप करना है, उनको कोई छोटा उद्योग लगाना है, कोई काम करना है, ठीक है, कुछ अपना व्यवसाय करना है, उसके लिए जो लोन प्रोडक्ट्स है बैंक के वो इजिली अवेलेबल हो लोगों तक, महिलाओं तक, इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन 10 बैंक के साथ समझौता किया है। इस 10 बैंक में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक एंड आईडीबीआई बैंक। ये 10 बैंक है जिनके साथ जो है समझौता किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ये जो योजना है, ठीक है, इस योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, यानी कि ये योजना जो थी
वो गांव में लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए, उसके जो लाइफ स्टाइल है उनके इनकम को बढ़ावा देने के लिए। इससे पहले इस पुरानी योजना का नाम था आजीविका। इस पुरानी योजना का नाम था आजीविका, जिसको बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM रखा गया है। और इसी योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 10 बैंक के साथ समझौता किया गया। ठीक है, इनको आप जान ही गए, शिवराज सिंह चौहान जी, 2 मंत्रालय इनके अधीन है, पहला ग्रामीण विकास मंत्रालय और दूसरा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक, चलिए इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वर्तमान में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? जो आने वाला एग्जाम है उसमें से आपको सेंट्रल कैबिनेट में कितने मंत्री हैं, कौन सा मंत्रालय किसके पास है, और प्लस बिहार कैबिनेट में किसके पास कौन सा मंत्रालय, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इसमें से एक प्रश्न गारंटी में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो वर्तमान में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। जीतन राम मांझी जो है ये आपके MSME मंत्री हैं। KR नायडू जो है सिविल एविएशन है, अभी मैंने बताया है। ठीक है, उद्योग वगैरह का पीयूष गोयल साहब का पास है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, ठीक है, इस रिपोर्ट पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पूरे दुनिया में एनर्जी से रिलेटेड एक एजेंसी है जिसका नाम है IEA। ठीक है, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो ये पूरे दुनिया में जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जो है इसमें इस बैठक में भाग लेते हैं, इसमें शामिल है, इसके मीटिंग्स वगैरह में, इसके बोर्ड में। तो ये जो एजेंसी है पूरी दुनिया में एनर्जी का आकलन करती है कि किस देश की ऊर्जा आवश्यकता कितनी है और वो किस विधि से इसको पूरा कर रहा है। ठीक है, जो IEA है एक हर साल जो एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ठीक है, 2024 इस साल 2024 में लॉन्च हुआ है रिपोर्ट, तो 2024 का जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2028 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी इस रिपोर्ट के अनुसार। तो हम लोग एक ऐसे एरा में, एक ऐसे जनरेशन में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि आज के टाइम में जो है कुछ भी बिना एनर्जी के नहीं चल सकता। हमारा फोन भी है विदाउट चार्ज हुए नहीं चल सकता है। ठीक है, गाड़ी है, बहुत सारे एसेसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, बिना एनर्जी के नहीं चला जा सकता। और उसमें पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होगी वो भारत को ही होगी। इसलिए भारत सरकार जो है ज्यादातर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उस पर फोकस कर रहा है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय का मतलब है कि जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है जो बार बार रीयूज किया जा सके, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है 2030 तक भारत में जितनी कार बिक्री होंगी उसमें से 50% EV होंगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगी। ठीक है, अभी से 5 साल पहले जाइएगा तो आप मार्केट में इतने ई रिक्शा नहीं देखते होंगे, लेकिन 5 साल के भीतर ही पूरे मार्केट पे एक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर ई रिक्शा का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, लोगों के लिए भी अनुकूल है और सोसाइटी के लिए भी अनुकूल है। ठीक है, तो 2030 तक इसी रिपोर्ट के अनुसार दिया गया 2030 तक जो है 50% जो बिक्री होगी कार्स की, उसमें 50% योगदान EV का होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का होगा। ठीक है, तो आई समझ गए, हर साल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 जो है हर साल रिलीज करता है। ठीक है, इसका जो IEA का ऑर्गेनाइजेशन है वो 1974 में इसका गठन किया गया था, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, फैथी बिरोल जो है ये इसके डायरेक्टर है। ठीक है, इस पे प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 शीर्षक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? जानते ही हैं, अभी पढ़े हैं, IEA इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। WTO नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, ISA नहीं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, WTO विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स जो है प्रकाशित करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्राइटेरिया चेंज हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। ठीक है, तो
जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था आज एक दूसरे पे निर्भर चलती है। मतलब कोई भी जो देश है आज के टाइम में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको कुछ ना कुछ दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है, कुछ ना कुछ दूसरे, हर देश का दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे देशों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे देशों के लोग जो हैं यहाँ फैक्ट्री खोले हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं विभिन्न तरह की कंपनी में। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो गठन हुआ था वो मेनली एक वॉच डॉग है। ये एजेंसी जो है पूरे दुनिया में वॉच डॉग है, यानी कि ये नज़र रखती है पूरे दुनिया में कि किस देश में पैसा जो है वहाँ पे क्राइम में यूज हो रहा है, मतलब गलत तरीके से कौन सा देश जो है किस देश में पैसा जा रहा है, और उस पैसे का जो है अलग जो इलीगल एक्टिविटी है, यानी कि टेररिज्म हो गया, टैक्स इवेजन हो गया, ये सब चीज़ों में जो है पैसे का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा का दुरुपयोग होता है आतंकवादी गतिविधियों में। ठीक है, जो फंड्स आते हैं उसका मिसयूज किया जाता है। ठीक है, तो करप्शन को लेकर के जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, ठीक है, इस सब को लेकर के पैसा कहाँ से आ रहा है और किस चीज़ में यूज हो रहा है, ये नज़र रखने के लिए G7 कंट्री यानी 7 देशों का जो समूह है उसने जो है 1989 में इस संस्था का गठन किया कि आप जो है ये संस्था बना दिया कि ये संस्था पूरे दुनिया में हर देश पे नज़र रखेगी कि कौन किस देश में पैसा किस तरह से आ रहा है और उसका गलत तरीके से यूज तो नहीं हो रहा है, ना गलत तरीके से आए ना गलत तरीके में जाए। तो इसके पास जो है 3 तरह का लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर किसी देश का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, तो कोई भी देश, मान लेते हैं पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, तो कोई भी देश पाकिस्तान में पैसा लगाने से पहले देखेगा कि ये FATF के ब्लैक लिस्ट में है। इट मीन्स कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। ठीक है, तो ये FATF के लिस्ट जो है वो डायरेक्टली अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, यानी कि लोग वहाँ पैसा नहीं लगाएंगे, जो पैसा लगाया है उसे भी डर होगा, वो भी पैसा वहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, तो FATF का लिस्ट जो है इसी तरह से काम करता है। तो इसका जो सबसे प्रभावी लिस्ट है वो है ग्रे लिस्ट, जिसका ये बार बार यूज करता है। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि ये FATF के रडार में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसके रडार में ये आ चुका है। ठीक है, तो इसी को लेकर के कुछ क्राइटेरिया जो है चेंज किया गया है, जो अल्प विकसित देश है, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, उनको लेकर के। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है FATF अभी वर्तमान में न्यूज में है। तो इसका जो गठन है 1989 में G7 कंट्री द्वारा जो है किया गया था। ठीक, चलिए इस पर प्रश्न देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अभी हम लोगों ने देखा था इसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग देखते हैं। इनकॉर्प को BATF लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस न्यूज को अच्छे से समझते हैं कि BATF लाइसेंस क्या होता है और इनकॉर्प एक कंपनी का नाम है। इनकॉर्प जो है फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड सॉल्यूशंस जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है इनकॉर्प, और इसका जो ऑफिस है ये गिफ्ट सिटी में है। गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक सिटी होता है। तो गिफ्ट सिटी को जो बनाया गया है गुजरात में, वो साबरमती नदी के किनारे बनाया गया है, और इसकी खासियत ये है कि एक एक्सक्लूसिव जोन बना दिया गया कि इस क्षेत्र में जितना भी फाइनेंस से संबंधित काम है वो इस शहर में होगा। ठीक है, और उस शहर का नाम रख दिया गया गिफ्ट सिटी, यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित और फाइनेंस से संबंधित सारा काम जो है यहाँ गिफ्ट सिटी के अंतर्गत होगा। यहाँ तक कि पूरे गुजरात में, गुजरात एक ड्राई स्टेट है, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को जो है शराब पीने की अनुमति है और यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये गिफ्ट सिटी है। इसमें एक कंपनी काम कर रही है, इसमें एक कंपनी का ऑफिस है इनकॉर्प, जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसको BATF लाइसेंस प्राप्त हुआ है। BATF क्या है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल क्राइम कंप्लेंट्स। ठीक है, तो ये लाइसेंस प्राप्त होने के बाद इनकॉर्प सॉल्यूशन की पावर्स बढ़ गई है।
ठीक है, वो KYC वगैरह के लिए नए जो प्रावधान है वो जारी कर सकती है, या फिर विभिन्न कंपनी में कोई भी कंपनी अगर देख रेख अगर उनसे करवाता है इनकॉर्प से, तो उसके बुक कीपिंग अकाउंटिंग के साथ जो फाइनेंशियल क्राइम्स वगैरह है, फ्रॉड वगैरह है, उसके रोकथाम के लिए भी वो प्रोविजन डिसाइड कर सकती है, बचा सकती है उस कंपनी को। ठीक है, तो BATF प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है इनकॉर्प सॉल्यूशन। ठीक है, गिफ्ट सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकॉर्प सॉल्यूशन BATF लाइसेंस प्राप्त कर रही है। ठीक है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इसने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए इस पे प्रश्न देखते हैं। गिफ्ट सिटी में BATF लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला कंपनी कौन सा है? गिफ्ट सिटी में BATF लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला सिटी कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंपनी टू गेट BATF लाइसेंस इन गिफ्ट सिटी? ठीक है, तो इनकॉर्प ग्लोबल जो है, इनकॉर्प ग्लोबल जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। गिफ्ट सिटी के बारे में समझ गए, गुजरात में है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक सिटी, जहां फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित सारे एक्टिविटी होते हैं। वहीं पे एक कंपनी है इनकॉर्प ग्लोबल, और उसी को BATF लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। उस कंपनी की पावर्स बढ़ गई है, अब वो फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड, बुक कीपिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड वो सारी सेवाएं जो है अपनी दे सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 जीता है। ठीक है, इस बार का जो फार्मूला 1 हुआ था वो टेक्सास में हुआ था। ठीक है, टेक्सास में हुआ था, टेक्सास अमेरिका, टेक्सास में हुआ था। इसको US ग्रैंड प्रिक्स भी बोलते हैं, ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1, सॉरी फार्मूला 1, फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीतने वाले हैं चार्ल्स लेक्लर। ठीक, तो ये डायरेक्टली इससे जो है डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है आपका। पहला है फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स 2024 में कौन विजय हुआ है? ठीक है, तो चार्ल्स लेक्लर जो है इस में विजय हुए हैं। कार्लोस सेन जो है सेकेंड स्थान पे थे, मैक्स वर्स्टेपन जो है थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो याद रखिएगा चार्ल्स लेक्लर्स जो है फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता है। ठीक है, जो फार्मूला 1 रेस है वो मोटर रेस है, यानी कि जो कार रेस हम लोग क्या कहते हैं वो कार रेस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कई सेंचुरीज है, जिसमें से नामदफा नेशनल पार्क को और कामलंग, ठीक है, कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है इको सेंसिटिव जोन के रूप में रेखांकित किया गया है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन जिस क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है कि ये क्षेत्र जो है इको सेंसिटिव जोन है, इसका मतलब कि वहां पे जो वनस्पति है, वहां पे जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं, उसके विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा ये चीज घोषित कर दिया गया कि ये दो पार्क जो है, नामदफा नेशनल पार्क और कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों इको सेंसिटिव जोन है, यानी कि उसके आसपास सारे डेवलपमेंट वर्क्स को रोकना पड़ेगा। उसके भीतर का जो इकोसिस्टम है उसको विशेष करके ध्यान देना है, ताकि वहां की वनस्पति डैमेज ना हो, वहां के जीव जंतु को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे। ठीक है, तो दो चीज आप याद रखिएगा, नामदफा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश हैव बीन डेजिग्नेटेड इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अभी भूपेंद्र यादव जी जो हैं इसके जो है इन्वायरमेंट मंत्री हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, CM है, वो है पेमा खांडू, और गवर्नर है वो है KT परनाइक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस पे प्रश्न देख लेते हैं, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ कामलांग भी पूछ लेता तो कामलांग भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इस न्यूज को हम लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री
भारत की निजी पहली सैन्य विमान फैक्ट्री कौन सी है, कहाँ पे खुला हुआ है? ठीक है, तो ये 28 अक्टूबर को जो है इसका ओपनिंग हो चुका है। 28 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, पेड्रो सैंचेज, ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर जो उद्घाटन किया किस चीज का? सैन्य विमान की निजी फैक्ट्री का, पहला प्राइवेट फैक्ट्री है। इससे पहले जो एयर बस वगैरह बनती थी, यानी जो सैन्य विमान आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े हवाई जहाज जिससे रसद पहुंचाए जाते हैं, म्यूनिशन पहुंचाए जाते हैं, लोगों को पहुंचाए जाते हैं, ठीक है, सैनिकों को पहुंचाए जाते हैं, उस एयर बस का निर्माण जो है पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता था। कुछ दिन पहले ये HAL भी चर्चा में था क्योंकि इसको 14वां महारत्न का दर्जा मिला है, ठीक है। तो HAL के द्वारा जो है पहले सैन्य विमान को बनाया जाता था, अभी भी बनाया जाता है, लेकिन उसी फील्ड में जो है पहला निजी फैक्ट्री का ओपनिंग हुआ है, जिससे HAL की मोनोपोली टूटेगी और जो काम है उसमें कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता आएगी, ठीक है। तो ये जो इनॉग्रेशन है, कंपनी का नाम है टाटा जो टाटा एयरबस C20295 एयरक्राफ्ट प्लांट जो है गुजरात के वडोदरा में ये खुला हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये मेनली एयरबस के असेंबलिंग के लिए जो है असेंबल लाइन अभी शुरू किया गया है, और यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के असेंबल तक जो है और ये सारा काम होगा। अभी जो स्पेन के साथ हमारा डील है वो 56 एयरबस को प्रोवाइड करना है, जिसमें से 16 एयरबस जो है डायरेक्टली स्पेन से आएगा, और 40 एयरबस का जो निर्माण है इसी टाटा वाले कंपनी में होगा, ठीक है। टाटा एयरबस जो लिमिटेड है उसमें इस 40 बसेज का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली जो है हम लोग का डिफेंस के फील्ड में आत्मनिर्भर बनने के जो सपना है, जो लक्ष्य है हमारा, उसके दिशा में उठाया गया जो है एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं। चलिए, भारत की पहली सैन्य विमान की निजी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के वडोदरा में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। वेयर वाज द कंट्री फर्स्ट प्राइवेट फैक्ट्री ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ठीक है, गुजरात के वडोदरा में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एंड मेटा ज्वाइन फोर्सेज फॉर स्कैम से बचाओ कैंपेन। मेटा जो है आप सब जानते हैं कि मेटा किसका नया नाम है? तो फेसबुक का। फेसबुक जो है अपना नाम बदल करके वो मेटा रख ली है, ठीक है। तो भारत सरकार और मेटा जो है दोनों एक योजना पे काम कर रहे हैं, जिसका नाम है, जिस अभियान का नाम है स्कैम से बचाओ। तो हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है बहुत सारा क्राइम्स जो है बढ़ चुका है। जैसे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, व्हाट्सएप पे कॉल आता है, उसमें लोग फंस जाते हैं। बहुत 20 तरह के क्राइम्स अभी चल रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स चल रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट शुरू हुआ है डिजिटल अरेस्ट, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर चर्चा की थी कि इससे कैसे बचा जाए, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट में ऑनलाइन फ़ोन करके जो है आप अरेस्ट हो गए हैं, आपको इतने रुपये लगेंगे, 20 तरह की अफवाहजनक बातें की जाती है, और लोग जो है डर करके पैसा दे देते हैं या फिर उसके चंगुल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह की कोई घटना हो तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जो 1930 जो साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आपको कॉल करना है, अपनी शिकायत को दर्ज करवाना है, ठीक है। तो कभी भी ऑनलाइन में आपको हड़बड़ाना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली जो है अथॉरिटी से बात करनी है। आपको आपकी पहचान जो है गुप्त रखी जाएगी, आपकी गलती हो ना हो, ठीक है, जितना जल्दी हो। अगर आप किसी भी क्राइम में आप चंगुल में फंस चुके हैं, जितना जल्दी हो वहां से आप बॉयकॉट करें और अथॉरिटी से संपर्क करें, वो आपकी मदद जरूर करेगी, ठीक है। और उसी दिशा में सरकार द्वारा ये पहल किया जा रहा है स्कैम से बचाओ, ठीक है। कई बार जो है OTP पूछ लिया जाता है, OTP के जाते ही आप जानते हैं कि आज सारा खेल OTP का है। OTP जाते ही जो है सारा पैसा जो कट के दूसरे अकाउंट में चला जाता है, 20 तरह की ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी सब से रिलेटेड जो है भारत सरकार और मेटा, ये दोनों ने मिल करके स्कैम से बचाओ अभियान जो है शुरू किया है, ठीक है। चलिए, मेटा जो है किसका नाम है? फेसबुक का नाम है। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता कर स्कैम से बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये मेटा होगा। रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट हैज टाइप्ड विथ विच कंपनी टू लॉन्च द स्कैम से बचाओ, ठीक है, मेटा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। असम से न्यूज है।
Assam government partners with ADB for 800 करोड़ वेटलैंड रिवेटलाइजेशन। ठीक है, आसाम की सरकार जो है एडीबी बैंक के साथ, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ वेटलैंड्स के पुनर्स्थापन के लिए, वेटलैंड्स क्या है हम लोगों ने चर्चा किया था वेटलैंड्स के बारे में कि जो जमीन सालों भर पानी में रहती है या पानी की अधिकता में रहती है वहां पे 20 तरह के वनस्पति जीव जंतु आकर्षित हो जाते हैं, रहने लगते हैं, उन सारे एरिया को वेटलैंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के पुनर्निर्माण के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, सब प्रोजेक्ट्स के लिए जो है एडीबी बैंक के साथ समझौता किया गया है 800 करोड़ रुपए का। ये असम के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हाँ वर्तमान में सीएम है। जो गवर्नर है वो है लक्ष्मण आचार्य जी। ठीक है, लक्ष्मण आचार्य जी जो है गवर्नर है अभी वर्तमान में असम के। एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट मसदसुगु अशाकावा है, मसदसुगु अशाकावा। इस बैंक का जो मेनली निर्माण हुआ था, जो गठन हुआ था वो एशिया क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हुआ था, यानी कि एशिया में जितने कंट्री है उसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाने के लिए कुछ लोन वगैरह चाहिए तो ये बैंक जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये असम गवर्नमेंट को जो है ये 800 करोड़ का ये टाई अप किया गया है 800 करोड़ लोन के लिए वेटलैंड्स रिवेटलाइजेशन के लिए। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के साथ वेटलैंड्स को पुनः स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये असम है। ठीक है, रिसेंटली द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विच विच स्टेट टू रिस्टोर वेटलैंड्स, तो ये असम है। ठीक है, जो सीएम है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो गवर्नर है वो है लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर के क्लास में इतना ही। इसका जो पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।